नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। वाकया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले का। अंबिकापुर जिले में गांधीनगर थाने पर 20 अगस्त 2024 को रात को 11-12 बजे शहर के स्टील कारोबारी, जो अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक भी हैं, महेश केडिया, कई एक व्यापारी नेताओं के साथ थाना गांधीनगर पहुंचे। थाने पर जाकर उन्होंने ये बताया कि उनका बेटा, जिसका नाम अक्षत अग्रवाल है, जिसकी उम्र 21-22 साल है, वो शाम को 5:30 बजे कार से घर से निकला। मैंने उससे कहा भी कि जल्दी आ जाना। उसने कहा आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। जब वो 6:30 बजे तक नहीं आया तो मैंने उसे फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब से मैंने उसके तमाम दोस्तों को फ़ोन करके और तमाम और लोगों को फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश की। उसका कोई पता नहीं लग रहा है। सारे बड़े व्यापारी नेताओं को देख के पुलिस ने फौरन उसकी गुमशुदगी लिख ली। तुरंत थाने से 2-3 टीमें बनाई गईं। किस रास्ते से गया, कब गया, घर में कोई समस्या तो नहीं थी, तमाम बातें पूछने ताछने के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने शुरू किए। इस बीच में अक्षत के मोबाइल की सीडीआर भी मंगाई गई और उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। तो ये पता लगा कि वो डिग्मा टावर रेंज में उसकी लास्ट लोकेशन है। डिग्मा टावर रेंज को की तरफ जाने वाली और आने वाली, डिग्मा टावर रेंज इनफैक्ट सड़क से थोड़ा हटके एक बस्ती में लगा हुआ था, जो पूरे रास्ते को कवर करता था, अंबिकापुर बनारस मार्ग को। तो पुलिस ने अंबिकापुर बनारस मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। रात में फुटेज मिलते मिलते 6:30 बजे वो गाड़ी स्पॉट हुई। जब अलग अलग जगह से सीसीटीवी फुटेज कैमरों की मंगा के और उसे थाने में देखा जा रहा था, तो उनके पिताजी और उनके तमाम रिश्तेदारों को भी वहां रखा गया था कि वो पहचाने इसको कि कौन सी गाड़ी है, कब दिखी है और उसमें कौन कौन लोग हैं। 6:30 बजे जब ये गाड़ी स्पॉट हुई उसी रोड पर, तो उसमें अक्षत के साथ एक और शख्स दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उस फुटेज को वहीं रोक के उसके ढेर सारे स्टिल फोटोग्राफ निकाले और स्टिल फोटोग्राफ्स को एनलार्ज करके उस शख्स को पहचानने के लिए उनसे, उनके घर वालों से पूछा कि क्या आप इसको जानते हैं। तो परिजनों ने उसे देख के ही तुरंत पहचाना और ये बताया कि उसके फर्म में पहले काम कर चुके संजीव मंडल की ये तस्वीर है और संजीव मंडल ही भीतर बैठा हुआ है। पुलिस ने फौरन संजीव मंडल के बारे में सब जानकारी इकट्ठा करके और संजीव मंडल को पकड़ लिया, संजीव को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछा तो उसने एक किस्सा बताया। लेकिन पुलिस इस बात में इंटरेस्टेड थी कि किस्सा बताने से पहले उसकी लाश कहाँ है या वो कहाँ है ये बताया जाए। तो संजीव पुलिस वालों के साथ गया और उसने अक्षत की कार तक पुलिस को पहुंचा दिया। कार चठिरमा गौशाला के पास जंगल में खड़ी हुई थी। कार के अंदर अक्षत का खून से लथपथ शव सीट पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर अक्षत के शव को बाहर निकाला। चूंकि संजीव मंडल ही वहां तक उसे ले गया और उसने ये बताया कि हाँ,
मारा है, लेकिन वो कहानी ये बता रहा था कि मैंने नहीं मारा। उन्होंने खुद पहली गोली अपने ऊपर चलाई और ये कहा कि मेरे बाद जो बाकी 2 गोलियां हैं वो भी मेरे ऊपर चला देना। इसके एवज में वो ढेर सारे गहने और पैसे एक बैग में रख के ले आए थे और कहा था इसे लेकर तुम चुपचाप चले जाना। ये बात पुलिस के गले से नीचे उतर नहीं रही थी, लेकिन फिर भी जो उसने बयान दिया, जो कि इस डायरीज में बयान अंकित है, वो जरूर आप भी समझें, तभी आप और हम मिलकर ये समझ पाएंगे कि इस बात में कोई दम है कि नहीं है। उसने ये बताया, संजीव मंडल ने, कि अक्षत अग्रवाल ने मुझे शाम को कॉल किया। सीडीआर से भी ये बात समझ में आई कि अक्षत ने ही उसको कॉल किया था, संजीव मंडल को। और कॉल करने के बाद उसने कहा कि साईं कॉलेज के पास आ जाना। मुझसे ये भी कहा कि शराब पीकर मत आना और मोबाइल घर पर छोड़ देना। लिहाजा रात में मैं शराब पीता था, शराब नहीं पी मैंने और मोबाइल अपना घर पर ही छोड़ दिया। शाम को साईं कॉलेज के सामने मैं अपनी मोटरसाइकिल से उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया। थोड़ी देर में अक्षत आया। उसने कहा मोटरसाइकिल छोड़ दो, मेरी कार में बैठ जाओ। मैंने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और उसकी कार पे बैठ के वहां से आगे चल दिया। अक्षत अपने साथ 3 पिस्टल और 34 कारतूस लेकर आया था। उसने पिस्टल लोड करने के लिए मुझे दी। मैंने कभी पिस्टल चलाई नहीं थी, हैंडल भी नहीं किया था, लिहाजा मैं लोड नहीं कर सका। इसके बाद अक्षत ने खुद पिस्टल ले ली और उसमें 4 गोलियां भरी, फिर मुझको दे दी। रास्ते में मैंने उससे पूछा, दीदी बोले रखे रहो। मैंने पूछा किसे गोली मारनी है। इस पर अक्षत ने कहा कि मुझको ही मारनी है। संजीव मंडल कहता है कि मैं इसकी बात सुन के पहले हंसने लगा कि ये किस तरह की बातें कर रहा है कि मुझको ही मारनी है और गोली खुद लोड कर रहा है और लोड करके मुझे पिस्टल दे रहा है। अक्षत ने रास्ते में सुनसान जगह पर कार रोक दी। वहां 10 मिनट तक हमसे तमाम बातें की, फैक्ट्री की बातें की। मैं बहुत दिन से उसके संपर्क में नहीं था, तो क्या करते रहे, क्या करते हो, इस तरह की बातें कि कब उसने फैक्ट्री छोड़ी, ये सब बातें उससे करता रहा। इस दौरान उसने खुद को गोली मारने के लिए कहा कि देखो मैं अब गोली अपने आप को मारूंगा। फिर उसने कहा कि नहीं, तुम पिस्टल पकड़ो और मेरे सिर पर सटाकर गोली मारो। मैंने कहा जब मारना ही तो तुम ही मार लो अपने से, मुझे क्यों दे रहे हो। उसने कहा नहीं, मारना तुम्हें पड़ेगा, नहीं फिर तुम समझ लो मेरे पास 3 पिस्टल है। फिर अक्षत ने मेरे अपने उस पे सिर पे सटाई पिस्टल और मुझे दे दी। बोले ट्रिगर दबाओ। मैंने उसकी तरफ पिस्टल तानी और ट्रिगर दबाया, लेकिन मुझसे मैं गोली नहीं चला पा रहा था। ट्रिगर दबाने पर भी गोली चली नहीं। तभी अक्षत ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखकर खुद ही ट्रिगर दबा दिया। इतनी जोर का झटका मेरे हाथ में लगा कि वो सिर से छिटक कर या सिर से नीचे होकर वो उसके सीने में लग गई। वो जिंदा था। उसने कहा जल्दी से 2 फायर और करो, मैं जिंदा नहीं बचना चाहता। फिर मैंने 2 फायर, एक सीने पर और एक पेट में मार दी। गोली लगने के बाद मैं पैदल ही बाइक तक गया। इसके बाद बाइक लेकर घर पहुंचा, वहां कपड़े बदले, फिर पैसे और गहने
जिस बैग में एक झोले में करके उसने दिए थे, उसको रखा, देखा कि इसमें क्या क्या है और शराब पीने चला गया। उसने यही कहा था कि अपने को मारने के लिए कि मुझे मारने की सुपारी मैं तुमको दे रहा हूं, इसमें पूरा पैसा और गहना रखा हुआ है। अब इस बात पर सामान्य रूप से यकीन करने वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल झूठी बात है, लेकिन अपराध में या अपराध की दुनिया में या साइकोलॉजी में या किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान में जो आत्महत्या करना चाह रहा है या आत्महत्या करेगा या आत्महत्या की तैयारी कर रहा है, उस मनोविज्ञान में भी ये बात कहीं आती नहीं है। आत्महत्या करने वाला अकेला ढूंढता है, कमरा बंद करता है, सब कुछ चेक करता है, कोई आ तो नहीं जाएगा, तब फिर पिस्टल निकालता है और अपने से गोली मार लेता है। वो कभी नहीं चाहता है कि उस समय जब वो अपनी आत्महत्या कर रहा हो उसके सामने भी कोई हो, देखने वाला कोई हो, अगल बगल भी कोई हो। बहरहाल पुलिस ने इसकी सत्यता की जांच के लिए सीडीआर दोनों की तलाशी तो जब तक की सीडीआर उपलब्ध थी साल डेढ़ साल की, तब तक इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। और ये भी बात सत्य हुई कि पहली कॉल अक्षत ने ही संजीव मंडल को की थी। आरोपी संजय से संजीव मंडल के उसके पुराने घर में 3 पिस्टल, 7.65 mm के 31 कारतूस, 47,000 रुपये, सोने की चेन, ब्रेसलेट और अंगूठी बरामद की। बकौल संजीव मंडल के कि ये सारा सामान वो खुद ले आया था और ये कहा था कि ये रही तुम्हारी सुपारी, मुझे गोली मारो। पिस्टल और कारतूस को एक बैग में बांधकर घर के पीछे की ओर फेंका गया था। पुलिस ने ये सारा सामान बरामद किया। बरामद करके वो परिस्थितियां भी देखी कि आखिरकार वो वहाँ क्यों गया, क्या वजह थी। पता लगा कि मंगलवार की साप्ताहिक बंदी थी। उस दिन अंबिका स्टील फर्म बंद थी। दिन में पूरा दिन अक्षत घर में ही था। उसके भैया भाभी शाम को खरसिया से आने वाले थे। वह घर से कार लेकर निकला था तो पिता ने कहा था कि जल्दी आना, भैया भाभी आने वाले हैं। तो वो आधे घंटे में आने की बात बोल कर निकला था, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। एएसपी अंबिकापुर अमलोक सिंह ने बताया कि अक्षत के दोस्तों से भी पूछताछ की गई। उनका ये कहना है कि अक्षत पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा था। हालांकि उसने अपनी परेशानी का कारण कभी नहीं बताया। वह कई बार पूछता भी था कि पिस्टल कहाँ से मिल सकती है। अक्षत के परिजन सदमे में हैं और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने इन तमाम बयानों, तमाम लोगों से बातचीत और उसका जो कन्फेशन है संजीव मंडल का, उसके आधार पर उसे मुलजिम माना और उसे उसी दिन कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, इस कहानी में इतने झोल हैं। हो सकता है ये बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरी निगाह के सामने 34 साल के मेरे करियर में इस तरह की घटना अजीबोगरीब मेरे सामने कभी नहीं आई है। पहला कि जब जैसा संजीव मंडली बता रहा है कि उन्होंने पिस्टल मुझे दी और मुझसे कहा कि यहाँ पे सटाओ, फिर ये कहा कि ट्रिगर दबाओ, और तब ट्रिगर नहीं दबा उससे। बकौल संजीव मंडल के जब मुझसे ट्रिगर नहीं दबा तो उन्होंने खुद अपनी उंगली लगाकर उसको प्रेस किया, गोली चल गई, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं डर रहा था। गोली थोड़ा नीचे होकर और उनकी सीने में लग गई। पिस्टल थोड़ा नीचे हुई, छूटने की कगार पे थी, जैसा वो बता रहा था। लेकिन उसके बाद 2 गोलियां उसने मार दी। इतना डरने वाला आदमी, पिस्टल को लोड न कर पाने वाला आदमी, ट्रिगर ठीक से न दबा पाने वाला आदमी, और ये बता रहा है कि उसके बाद 2 गोलियां मैंने
मारी उसे, क्योंकि वो मरा नहीं था उस समय, सीने में कहीं इधर उधर लगी थी। वो बार बार कह रहा था कि मुझ पर गोली चलाओ। 4 गोलियां उसमें थी, उसकी मैगजीन में। तो इतना बड़ा कंट्रडिक्शन उसी के बयान में, ये बात समझ में कम आ रही है। दूसरा, जब अक्षत को खुदकुशी करनी ही थी तो उसे संजीव मंडल को हत्या की सुपारी देने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने आपको बताया कि आत्महत्या करने वाला आदमी हमेशा एकांत, अकेला, कोई ना देख ले, इसकी कोशिश करता है 99% केसेस में। और बकौल अपराधी संजीव मंडल के, यानी इस अपराध का अपराधी, पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है उसकी, कि उसने मुझे खुद को मारने के लिए इतनी सुपारी दी थी, ये बात भी समझ में नहीं आती है। तीसरी बात ये कि जो 3 पिस्टल्स बरामद हुई थी उसमें से 2 फैक्ट्री मेड हैं और बहुत महंगी पिस्टल्स हैं। इनकी गोलियां किसके पास से ली? या तो किसी से लिया जो अब ये बताने को तैयार नहीं है। दूसरा, थाने के जो असलहा रजिस्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो आर्म्स रजिस्टर होते हैं, जहाँ से लाइसेंस दिए जाते हैं, उन दोनों पिस्टल्स के लाइसेंस उस नंबर से, पिस्टल नंबर से कोशिश की गई कि इसके कौन ओनर थे इसका पता लग जाए, लेकिन उस ज़िले में, कम से कम अंबिकापुर में, ये पता नहीं लगा। तो इसका मतलब कहीं बाहर से लाई गई, किसने सप्लाई की? अब वो पुलिस रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं कि कहीं पुरानी फाइलों में ये दोनों पिस्टल कहीं से चोरी होने का जिक्र तो नहीं है। आखिरकार ये महंगी और फैक्ट्री मेड पिस्टल्स उसके पास आई कहाँ से? चलो मान लिया 3 पिस्टल्स ले आया, लेकिन 40-42 कारतूसों की क्या ज़रूरत थी? या जिसने दिया होगा उसने 40-42 कारतूस क्यों दे दिए? या इसने खरीदा होगा तो 40-42 कारतूसों की क्या ज़रूरत थी? कोई लड़ाई पर तो कहीं जाना नहीं था, उसके दिमाग में अपनी जान लेना था, कहाँ से आ गई है? ये बात भी मेरे कम समझ में आ रही है। अक्षत अपने व्यवसायिक कार्यों में, अपने व्यवसायिक फर्म से करोड़ों रुपए का व्यवसाय संभाल रहा था, करोड़ों रुपए का। फर्म फायदे में थी, घाटे में नहीं थी। पिता के बाद वो पूरा व्यवसाय का पूरा काम अक्षत ही देखता था। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने मारने की, जो बयान है संजीव मंडल का, कि अपने मारने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? दोस्त भी जैसा कह रहे हैं कि कुछ डिप्रेशन में था, दोस्त ये बता रहे हैं पिस्टल पूछ रहा था कहाँ से मिलेगी। तो आखिर इस डिप्रेशन का की वजह क्या थी? क्या ऐसी बात हो गई कि इतने बड़े व्यवसाय में, जिसमें न कोई घाटा हुआ है, न उसकी कोई जिम्मेदारी है, फिर भी उसने आत्महत्या की? ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। तीसरा, जो सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है कि चलिए एक गोली उसे लग गई, पिस्टल देख के वो डर रहा था, जब अक्षत ने ट्रिगर दबाया तो वो इतनी जोर का झटका उसे लगा कि पिस्टल कनपटी से निकल के सीने तक पहुंच गई, और उसके बाद 2 गोलियां बिल्कुल सटीक निशाने पर संजीव ने मार दी, ये बताते हुए कि वो कहता रहा मार दो नहीं बच जाऊंगा। ये बात बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतर रही है, और संजीव की कहानी में सच है कि नहीं है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी बात मुझे पच नहीं रही है, बिल्कुल नहीं पच रही है। मतलब ये तो बिल्कुल नया मोडस ऑपरेंडी हो गया। मुझे अपने किसी दोस्त को किसी वजह से मारना है, उसके साथ बैठ गया, पिस्टल ले लिया, और दोस्ती में बताया कि यार बहुत बढ़िया पिस्टल है, मैं ले आ रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, और फिर अचानक किसी बात की बात हुई, या मैं तैयारी से गया था, अपने दोस्त की हत्या कर दी, 3 गोलियां मारी, वो मर गया। फिर उसके बाद जैसे ही पकड़ा गया तो एक कहानी लेकर आए, नहीं साहब मैंने नहीं मारा है, वो तो हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा
कि कल को तुमको इतना पैसा तुम्हारे घर पे कोई पहुंचा देगा, या फलाना आदमी को मैंने कह दिया है बकाया पैसा वो तुमको दे देगा, या मैं देखो ये ले आया हूँ तुम इसको रख लो, तुम मुझे गोली मार दो। और फिर एक गोली उसने मारी, दो हमने मार दी। साहब हमने कुछ नहीं किया, जो किया उन्होंने किया। ट्रायल के समय जज के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये स्टोरी बहुत काफ़ी है। मतलब ये नई तरह की मोडस ऑपरेंडी होगी कि एक आदमी को अगर मारे और कह दे कि नहीं साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो वही पिस्टल लिए हुए थे, वही कनपट्टी पे लगाए और वही दबाए, और फिर मरे नहीं तो उन्होंने कहा 2 गोली और मार, तो मैंने मार दिया। और इस बात को वेरीफाई करने वाला कोई तीसरा आदमी नहीं है। जंगल में गाड़ी खड़ी है, सीसीटीवी में कोई कवरेज नहीं है। ये तो कहिए सीसीटीवी से वो पहचाना गया कि वो संजीव मंडल है, वरना पुलिस उस तक कैसे पहुंचती, कितना टाइम लगता। कॉल डिटेल के आधार पर हो सकता है बातचीत करने के बाद पहुंच जाती हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। लब्बो लवाब ये कि उससे कायदे से पूछताछ नहीं हुई, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ, श्रेणीबद्ध पूछताछ नहीं हुई, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है इन सब के बाद भी वो यही बोल रहा हो, लेकिन ये बात मुझे पच नहीं रही है, किसी भी कीमत पे पच नहीं रही है। ये भी संभव है कि मृतक ने एक गोली मृतक ने मारी हो और 2 इस हत्यारे ने मारी हो, लेकिन ये मेरा फर्म बिलीफ है, ये मेरा इतने दिनों का एक्सपीरियंस जो ये कहता है कि मारी तो तीनों गोलियां संजीव मंडल ने ही हैं। फिंगरप्रिंट से भी साफ हो जाएगा, लिया गया होगा, जरूर लिया गया होगा। बड़ा मर्डर था, बड़े व्यवसायी का मर्डर था, बड़ा दबाव था, व्यापारी बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप होता है किसी भी जिले में, तो संजीव ने ही ये तीनों गोलियां मारी होंगी। लेकिन फिर 3 पिस्टल, पैसा और गहने ये कहाँ से आए? ऐसा इस देखने में बड़ा सिंपल सा है कि भाई एक आदमी ने कहा कि मुझे मार दो, मैंने मार दिया। देखने में बहुत सिंपल सी घटना लगती है, लेकिन घटना समझ में नहीं आ रही है मेरे। और अब चूंकि पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है, तो अब असलियत का पता लगाना बहुत मुश्किल है। पुलिस रिमांड पे भी लेके पूछताछ करेगी, कड़ाई नहीं कर पाएगी, साथ में कोई वकील बैठा होगा, या जेल में परमिशन लेकर वो पूछताछ करने जाएगी, तो क्यों सही बात बताएगा वो? जो उसने पुलिस को बताया और उसकी सारी मार झेल के जेल तक पहुंच गया, वो कभी कुछ नहीं बताएगा। बहरहाल बहुत हृदय विदारक घटना थी, और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग संजीव मंडल का स्टेटमेंट था। खैर, कभी न कभी बात खुलेगी जरूर, सजा हो जाएगी तब भी और सजा नहीं होगी तब भी जरूर खुलेगी। अगर ऐसा कुछ होता है, मेरे संज्ञान में आता है, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।